नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला पर। वाइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमने लगभग सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं। अब सिर्फ हमारे 2 चैप्टर बाकी है, एक ये प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड और एक आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब एक बार हम ये दोनों चैप्टर खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम या तो वन शॉट सीरीज लेकर आएंगे या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। आप जैसा बोलेंगे, जैसा आप कमेंट करेंगे, हम वो सीरीज पहले लेकर आएंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है। हमारे लगभग 113 सब्सक्राइबर्स हैं अगर अपन आज की डेट पे देख रहे हैं। तो अगर आप ये आज लेक्चर देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 113 सब्सक्राइबर्स हैं, तो इस वीडियो तक आप हमको 120 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा और हम जो नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे उसमें बेहतर कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारे सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी लेक्चर्स हम करवा रहे हैं यहाँ पर, इनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हम क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको नोट्स बनाने के अंदर काफी आसानी मिलेगी। तो अब स्टार्ट करने से पहले मैं एज यूजुअल आपको बताता हूँ कि हम पूरे चैप्टर में हम जो है वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो हम जो है वो सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, चाइना के अंदर, जापान के अंदर और आपका कोरिया के अंदर। फिर हम देखेंगे यहां से जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है, प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो यूरोप में जाती है और यूरोप में उस प्रिंट टेक्नोलॉजी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो देखेंगे हम। और फिर लास्ट में हम जो है वो प्रिंट टेक्नोलॉजी इंडिया की बात करेंगे और इंडिया में उसके क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मोटा मोटा हम देखेंगे प्रिंट की शुरुआत चाइना से होती है, फिर वो आपका यूरोप में पहुंचती है। यूरोप में उस प्रिंट कल्चर की वजह से जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और प्रिंट कल्चर जब इंडिया आता है तो इंडिया में उसके क्या क्या आपको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये मोटा मोटा पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब आज के चैप्टर के अंदर हम जो है वो शुरुआत ही देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रिंट क्या होता है। फिर हम जो है प्रिंट कल्चर की बात करेंगे, आपका प्रिंट कल्चर इन, सबसे पहला आपका चाइना हो गया, फिर आपका जापान हो गया, और हम कोरिया की भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे ये जो प्रिंट कल्चर है, प्रिंट कल्चर इन यूरोप, इसका हम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि यूरोप के अंदर जो है प्रिंट कल्चर कैसे शुरू होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर इंडिया की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आज की हमारे ये जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले प्रिंट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज प्रिंटिंग? प्रिंटिंग एक मेथड है या एक प्रोसेस है जो कि टेक्स्ट या इमेजेस को पेपर या टेक्सटाइल पे छापता है। प्रिंट क्या है? एक मेथड, एक प्रोसेस है जिससे हम कोई वर्ड या कोई इमेज पेपर या कपड़ों के ऊपर छापते हैं, इसी को हम प्रिंट बोलते हैं। तो अगर बात करूं तो सबसे पहली जो प्रिंटेड बुक है वो आपको कहां देखने को मिलती है? The earliest kind of print technique, hand print, was developed in ईस्ट एशिया। आपका चाइना हो गया, जापान हो गया और कोरिया हो गया। एक तो होती है किताबें आप हाथ से लिख सकते हो, एक हो सकती है किताबें आप जो छापते हो। आज आपके समय में जितनी भी किताबें हैं वो छपी जाती है। तो ये छपने की किताबों की शुरुआत कब से हुई? अच्छा, आज जो आप किताबें जो पढ़ रहे हैं वो छपी हुई किताबें हैं, लेकिन वो मशीन द्वारा छपी है। लेकिन शुरुआत में ये जो छपाई होती थी ये मशीन से नहीं होती थी और ये हाथ से होती थी। तो जो स्टार्टिंग की या जो अर्ली प्रिंटिंग बुक्स है वो
हैंड प्रिंट बुक्स होती थी और इनकी शुरुआत आपकी ईस्ट एशिया में होती है। और अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें तो चाइना में इसकी शुरुआत होती है, फिर ये चाइना से आपका जापान जाता है और कोरिया जाता है। यही जो है साउथ ईस्ट एशियन रीजन वाले इलाके में इसकी शुरुआत होती है। अब 1594 एडी, ये साल आपको याद रखना है, चाइनीज डेवलप वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, हैंड प्रिंट। अब चाइना के लोग क्या करते थे ना, लकड़ी जो है उस लकड़ी के ऊपर लेटर्स लिख देते थे उल्टे, और वो लकड़ी को ऐसे इंक पे छापते थे और उस फिर लकड़ी के थप्पे को पेपर या जो है कपड़े पे छाप देते थे। तो जो लकड़ी पे छपा हुआ है इंक वो उस पेपर पे छप जाती थी, क्योंकि यहाँ पे उल्टे वर्ड्स लिखे हुए तो वो पेपर पे आपको सीधे दिखने को मिलते थे। तो अब आप ये काम हाथ से कर रहे हो तो इसको हम हैंड प्रिंट बोलते थे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक क्या होती है? इट इज अ टेक्निक ऑफ हैंड प्रिंट इन विच पेपर इज रब अगेंस्ट इंक्ड वुडन ब्लॉक। ठीक है, जो है वो वुड ब्लॉक प्रिंट क्या होती है टेक्निक? ये एक हैंड प्रिंट टेक्निक है जिसके अंदर जो है हम पेपर को रब करते थे अगेंस्ट एक वुडन ब्लॉक होता था जिसपे उल्टे लेटर्स लिखे होते थे और उस पे इंक छपी हुई होती। तो जब हम पेपर उस पे चिपकाते थे तो इंक पेपर के ऊपर छप जाती थी। पेपर एट दैट टाइम वाज थिन एंड पोरस, बिकॉज ऑफ दिस बोथ साइड ऑफ पेपर कुड नॉट बी प्रिंटिंग। अब उस समय जब हम ये हाथ से छापते थे उस समय पेपर की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी, बहुत पतला पेपर होता था, पोरस पेपर होता था। इसकी वजह से क्या होता था ना, आप पेपर के एक साइड में छापते थे वो छपाई दूसरे साइड में भी हो जाती थी। तो हम क्या करते थे उस समय, पेपर की सिर्फ एक साइड में ही छापते थे, दूसरे साइड में नहीं छापते थे, क्योंकि जो एक साइड पे छापा वो पीछे भी दिख रहा है। तो हम पेपर का एक ही साइड यूज करते थे। और जब पेपर का एक ही साइड यूज करके हम जो बुक्स छापते थे उसको हम बोलते थे अकॉर्डियन बुक्स। उसको हम क्या बोलते थे? अकॉर्डियन बुक्स। अभी अकॉर्डियन बुक्स क्या होती है? चाइनीज ट्रेडिशनल बुक्स, वन साइड ऑफ पेपर वॉज ओनली प्रिंटेड। क्यों वन साइड था? क्योंकि वो पेपर एक तो थिन था और एक वो पेपर आपका पोरस था। ठीक है, तब हमने देखा कि शुरुआती जो है वो प्रिंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? आपका हो रहा है 594 एडी, जहां पे चाइना के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हो रही है। तो इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जितनी भी किताबें वो हाथ से लिखी जाती, लेकिन 594 एडी के अंदर चाइना ने ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक इजाद की, जिससे हम हाथ से छपाई करते थे और पेपर उस समय बहुत पतला होता था तो पेपर दोनों साइड में छप जाता था, इसलिए हम किताब के सिर्फ एक ही साइड में छपाई करते थे और ऐसी किताबों को हम अकॉर्डियन बुक्स बोलते थे। तो आपके 2 नंबर का ये सवाल बन सकता है कि अकॉर्डियन बुक्स क्या होती है। तो ये चाइनीज ट्रेडिशनल बुक है जिसके अंदर पेपर के एक साइड में ही छपाई हो रही है, दूसरे साइड में छपाई नहीं हो रही। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब सवाल ये आ रहा है कि चाइना के अंदर ये बुक्स क्यों छापी जा रही है, इनको कौन पढ़ रहा है? ठीक है, तो इन अर्लियर टाइम्स दिस वाज द हब ऑफ वास्ट प्रिंटिंग मटेरियल। चाइना जो है वो पुराने समय में प्रिंट मटेरियल का बहुत बड़ा एक हब था। सवाल आता है क्यों था? चाइना में क्या जरूरत पड़ी थी कि हमको हाथ से किताबें छापने की जरूरत पड़ी और ना कि लिखी हुई किताबों की? क्योंकि जब आप हाथ से किताब लिखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और अगर लोग पढ़ने वाले ज्यादा है तो सबकी डिमांड पूरी नहीं होगी। तो वहां पे फिर प्रिंट कल्चर की शुरुआत हुई जिससे किताबों की छपाई के अंदर तेजी आने लगी। इंपीरियल स्टेट, जो चाइना का जो राजा था, वो वहां पर अपने यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम करवाता था। ठीक है, अब ये मैं बोल रहा हूं कि चाइना के अंदर जो है वो प्रिंट कल्चर की शुरुआत होती है और चाइना जो है वो एक हब बन गया प्रिंट कल्चर का। तो सवाल ये आता है कि चाइना के अंदर ये प्रिंटिंग बुक्स पढ़ कौन रहा है, क्या जरूरत है? तो चाइना का जो उस समय जो राजा था वो अपने यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्स करवाता था। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम में तो बच्चे पढ़ रहे होंगे, तैयारी के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो सबसे पहले तो हैंड रिटन बुक्स थी, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे तो सबको बुक्स मिल नहीं पा रही थी, तो फिर किताबें छपने लगी। तो जो ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उनको वो बुक्स मिलती थी, वो बुक्स पढ़ते थे और वो एग्जाम देते थे। जो एग्जाम क्वालिफाई करते थे वो राजा के यहाँ पे लग जाते थे। तो जो इंपीरियल स्टेट हैड ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एंड रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एग्जाम। टेक्स्ट बुक वर प्रिंटेड स्पॉन्सर्ड बाय किंग। राजा जो है वो बुक्स छपवाता था इन वास्ट नंबर्स फॉर द एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो राजा जो है जो कैंडिडेट एग्जाम देना चाहते थे उनके लिए वो बुक्स छपवाता था, मतलब राजा खर्चा करता था बुक्स छपवाने के लिए। 16th सेंचुरी आते आते ये जो एस्पिरेंट्स है वो बहुत बढ़ जाते हैं, इसके कारण ये छपाई भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है।
17वीं सेंचुरी की बात करेंगे। इन 17वीं सेंचुरी चाइना के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, यूजेस ऑफ प्रिंट मटेरियल डाइवर्सिफाई। तो चाइना के अंदर जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है वैसे वैसे जो ये छपाई की किताबें हैं इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन आता है। सबसे पहले कौन सी किताबें छापी जा रही है? सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम के लिए। तो जो आदमी तैयारी कर रहा है वही किताब पढ़ रहा है तो उसके लिए किताबें छापी जा रही है। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो ये प्रिंट है ये सिर्फ कैंडिडेट्स तक ही यूजफुल नहीं रह गया। जो किताबें हैं वो सिर्फ एस्पिरेंट्स ही नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे लोग और भी पढ़ रहे हैं। तो जो लोग किताबें पढ़ रहे हैं वो अलग अलग किताबों की डिमांड कर रहे हैं। तो जो प्रिंट है वो डाइवर्सिफाई हो गया, सिर्फ एग्जाम बुक्स तक सीमित नहीं रहा। देखो, अर्लियर इट वाज यूज्ड बाय स्कॉलर्स बट आफ्टर अर्बनाइजेशन स्टूडेंट्स ने यूज किया उसको पढ़ाई करने के लिए, मर्चेंट्स ने यूज किया ट्रेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, रिच वुमेन्स जो थी वो पढ़ती भी थी और अपनी किताबें पब्लिश भी करती थी, जैसे वो पोएट्री लिखती थी, वो प्लेज लिखती थी। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स रोट अबाउट देयर लाइफ। जो राजा के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो मंत्री थे उनकी जो वाइफ थी वो अपने डेली लाइफ के बारे में लिख रही है। जो कोर्टिशियंस हैं, जो राजा के मंत्री हैं, वो भी अपने बारे में लिख रहे हैं, अपनी दिनचर्या के बारे में लिख रहे हैं। रीडिंग बिकेम लेजर एक्टिविटी एंड न्यू रीडर्स प्रेफर्ड। अब जो पढ़ाई, जो पढ़ना है वो एक लेजर एक्टिविटी हो गया है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। और जो लेजर एक्टिविटी के लिए किताबें पढ़ रहे हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे पास फिक्शनल नैरेटिव्स हो, पोएट्रीज एंड ऑटोबायोग्राफीज हो, एंथोलॉजीज ऑफ डिफरेंट राइटर्स हो और रोमांटिक प्लेज हो। तो मतलब अब लोग अलग अलग चीजों की डिमांड कर रहे हैं चाइना के। चाइना की जो प्रिंट कल्चर की शुरुआत है वो 594 एडी में होती है, लेकिन 16वीं सेंचुरी के अंदर ये बहुत तेजी से बढ़ जाती है क्योंकि एस्पिरेंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन 17वीं सेंचुरी में चाइना में अर्बनाइजेशन आता है, जिसके कारण अब जो छपाई की किताबें हैं वो सिर्फ एग्जाम बुक्स तक नहीं है, उसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन आ गया है। लोग लिख भी रहे, लोग छाप भी रहे, और जो लोग नए रीडर्स आ रहे हैं वो अब जो किताब है उसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, वो उसको एज अ हॉबी के हिसाब से देख रहे हैं। तो वो नई नई टेक्स्ट बुक्स की डिमांड्स भी कर रहे हैं चाइना में। तो जब आप नई डिमांड करते हैं तो फिर नया प्रिंट मटेरियल आता रहता है। अब 19वीं सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ चाइना के अंदर? 19वीं सेंचुरी आते आते क्या हुआ, यूरोपियन पावर जो है वो चाइना के अंदर आ जाती है और वो अपना जो है वो सेटअप चाइना के अंदर लगा देती है। मतलब चाइना को वो एक तरह से कॉलोनाइज कर देती है, जैसे इंडिया को भी कॉलोनाइज किया था। तो जो वेस्टर्न पावर्स चाइना में जाती है तो वेस्टर्न पावर्स अपने साथ में जो है वो अभी तक चाइना के अंदर हैंड प्रिंट चल रहा है, लेकिन वेस्टर्न पावर्स वहां पर जाकर मैकेनिकल प्रिंट मशीन ले जाती है, जो मशीनों से छपाई हो रही है। तो चाइना के अंदर और तेजी से किताबें छप रही है और धीरे धीरे चाइना वाला जो रीजन है वो प्रिंट कल्चर का हब बन जाता है। वेस्टर्न पावर इंट्रोड्यूस न्यू प्रिंट टेक्निक। अब ये न्यू प्रिंट टेक्निक क्या थी? पहले क्या थी? हैंड प्रिंट टेक्निक। अब न्यू प्रिंट टेक्निक क्या? मैकेनिकल प्रिंट टेक्निक इन चाइना। तो जो वेस्टर्न पावर चाइना गए वो वहां पर उन्होंने मैकेनिकल प्रिंट इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो संघाई है बिकेम न्यू प्रिंट हब फॉर न्यू प्रिंट टेक्निक। तो जो जितनी भी मैकेनिकल प्रेस मशीन्स थी वो आपके संघाई रीजन में लगती है और चाइना के अंदर किताबें छपनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो जापान की अगर अपन बात करेंगे, चाइना का हमने देख लिया, जापान में देखो 768 एडी टू 770 एडी तक जो बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं वो चाइना से जाते हैं जापान, और वो जापान में चाइना से हैंड प्रिंट टेक्निक जापान ले जाते हैं। चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरी जाते हैं जापान, और वो जब जापान जाते हैं तो वो क्योंकि वो चाइना के थे तो उन्होंने वहां पे चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देखी है, तो वो चाइना से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं जापान में, और इसी टेक्निक से जापान में पहली किताब छापी जाती है 868 एडी में। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र जो है वो पहली किताब छापी जाती है जापान में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या हैंड प्रिंट के माध्यम से, प्रिंटेड विद वुडन ब्लॉक टेक्निक। It is the oldest printed book of Japan. It has 6 sheets containing text and woodcut illustration. अब ये जो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र जो किताब है ये जापान की ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है, जिसके अंदर 6 पेज है, जिसमें बहुत सारे लेटर्स हैं और बहुत सारे इलिस्ट्रेशन है, मतलब इमेजेस भी उसमें है। पिक्चर्स वाज आल्सो प्रिंटेड। अब जो है जापान के अंदर क्या है ना, जो है इमेजेस भी छापने लगे। किस पे छापने लगे? टेक्सटाइल पे, कपड़ों पे छापने लगे, प्लेइंग कार्ड्स पे छापने लगे, पैसों पे जो है वो छपाई होनी स्टार्ट हो गई।
मिडिवल जापान की अगर अपन बात करेंगे तो जैसे जैसे चाइना में शुरुआती में सिर्फ जो है वो एग्जाम वाले बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, वैसे जापान में भी जो है इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन आता है। पुराने जापान में सिर्फ वो रिलीजियन तक था, फिर बाद में जैसे जैसे जापान में अर्बनाइजेशन होता है वहां पर भी सेम चेंजेस आते हैं। तो मिडिवल जापान में पोएट्स एंड प्रोज जो है वो पब्लिश कर रहे हैं अपने काम को, जो लेखक है, जो कवि हैं, वो अपनी अपनी किताबें पब्लिश कर रहे हैं। बुक्स बिकेम चीप एंड अबेंडेंट, क्योंकि अभी छपाई से हो रही है तो जो हाथ से लिखी हुई किताबें वो महंगी होती है, प्रिंट किताबें जो है वो सस्ती होती है, तो किताबें ज्यादा हो गई, सस्ती हो गई। इसके कारण बहुत सारे लोग नए जो है वो किताबें पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। लेट 18th सेंचुरी में क्या होता है, जापान के अंदर प्रिंटेड अब सिर्फ जो है वर्ड्स तक सीमित नहीं है, जापान के अंदर अब जो है वो इमेजेस को भी प्रिंटेड किया जा रहा है। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स, पेंटिंग बिकेम कॉमन प्रैक्टिसेस। जापान के लोग क्या करते थे, एक पेंटिंग लेते थे, उसको लकड़ी पे छापते थे और उस लकड़ी को जो है वो पेंटिंग के हिसाब से खरीद देते थे। तो वो एक तरह से उन्होंने पेंटिंग लकड़ी पे छाप दी। अब वो उस लकड़ी को इंक के अंदर डिप करते थे और पेपर पे छाप देते थे, तो जो पेंटिंग थी वो पूरी की पूरी दूसरे पेपर पे छप जाती थी। फिर आपने वापस लिया, दूसरे पे छाप दिया। तो अब पेंटिंग को छापने का काम चल रहा है। पेंटिंग आप हाथ से बना सकते हो या प्रिंट कर सकते हो। तो जापान पहली कंट्री थी जिन्होंने पेंटिंग को छापना स्टार्ट कर दिया था। इन ईडो, जो आज का टोक्यो है, आर्टिशियंस प्रिंटेड पेंटिंग डिपिक्टिंग अर्बन कल्चर, मेनली आर्टिशियंस, कोटिशियंस, टी गैदरिंग। अब ये कौन कौन सी पेंटिंग छाप रहे? आर्टिस्ट अपनी दिनचर्या की पेंटिंग छाप रहा है, राजा के मंत्री लोगों की पेंटिंग छाप रहा है, शाम की जो टी गैदरिंग है उनके रिलेटेड पेंटिंग छाप रहा है। एक तरह से पेंटिंग के अंदर जो अर्बन कल्चर है उसको दर्शाया जा रहा है कि शहरों में क्या चल रहा है, पेंटिंग के माध्यम से समझाया जा रहा है। Libraries and bookstores were full of printing material of various styles, books on women's musical instruments, tea ceremonies, flowers, arrangement, cooking, famous places, etc. etc. जापान के अंदर भी जो है वो छपाई डाइवर्सिफाई हो रही है। अब ये जो है ये एक पेंटिंग है जो कि छापी गई है। ये एक पेंटिंग जो है वो छापी गई है, मतलब ये एक ओरिजिनल कभी पेंटिंग हुआ करती थी। इस पेंटिंग को उन्होंने लकड़ी पे छाप के लकड़ी की खुदाई कर दी, तो जो ओरिजिनल पेंटिंग लकड़ी पे छाप के खुदाई की तो वो ओरिजिनल पेंटिंग तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन अब वो लकड़ी के ऊपर वो पेंटिंग छपी हुई है। तब अब क्या कर रहे हो, आपने इंक में डाला और जगह जगह पे उसको छाप दिया। तो ये जो है वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है। कहां पर स्टार्ट हुई? ईडो के अंदर। ईडो मतलब टोक्यो। और ये पेंटिंग को शुरुआत करने वाला जो है आदमी का नाम था किटागाओ उटामारू। ठीक है, ये ईडो के अंदर बॉर्न होते हैं। वाइडली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर आर्ट इज कॉल्ड ईक्यू। ये जो पेंटिंग छापने का आर्ट है इसको अपन बोलते हैं ईक्यू। पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड और डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्पेशली urban one. These print traveled to contemporary USA and Europe, influence artisans like Manet, Monet and Van Gogh, published like identify subjects and commission artisan. अब कुल मिला के इसमें इतना ही है कि जो है वो लकड़ी के ऊपर हम वो जो है वो पेंटिंग को रखते थे, लकड़ी को खरीद देते थे, तो ओरिजिनल पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो जाती थी, लेकिन हमारे पास में फिर आर्टिफिशियल पेंटिंग बच जाती थी। ये जो टेक्निक है किसने स्टार्ट की? किटागाओ उटामारो ने, ईडो के रहने वाले थे, और इनकी पेंटिंग्स बाद में बहुत फेमस हुई। इनकी पेंटिंग जो ऐसी थी उसको बोलते थे हम ईक्यू। ईक्यू मतलब पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड। आपके 1 नंबर के एमसीक्यू के अंदर ये बन सकता है। ये आपको याद रखना है, जो मैंने आपको बॉक्स में अंडरलाइन बॉक्स बनाए जो, ठीक है। ये एक और पिक्चर्स है जो है वो अ मॉर्निंग सीन उकियो पेंटिंग बाय सुशोम कोबे, लेट 18th सेंचुरी। ये पेंटिंग जो है वो छापी गई है, बनाई नहीं गई, ठीक है। अब ये आपका कोरिया का प्रिंट कल्चर हो गया। बिलोंग टू मिड 13th सेंचुरी, प्रिंटिंग वुड ब्लॉक ऑफ त्रिपर्तिका कोरियाना और कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। अब जो कोरिया के अंदर जो पहली किताबें छापी गई थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से, वो थी आपकी त्रिपर्तिका कोरियाना या कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। दे वर इंग्रेव्ड ऑन अबाउट 80,000 wood blocks. They were inscribed on the UNESCO Memory of the World Register 2007. कुल मिला के कोरिया के अंदर भी जो पहली किताबें छापी गई वो रिलीजियस बुक थी। ये जो किताबें छापी गई थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से, और जो कोरिया में पहली किताबें छापी गई थी वो जो है वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे, जैसे जापान के अंदर थे। और ये इनको बाद में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है उसके अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया। अब अपन ने शुरुआती प्रिंट कल्चर देखा
लेकिन अब देख रहे हैं कि जो प्रिंट कल्चर है ये यूरोप में कैसे आता है। यूरोप में भी उस समय किताबें हाथ से लिखी जा रही है, लेकिन उस समय चाइना और जापान के अंदर और कोरिया के अंदर किताबें हाथ से नहीं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से छापी जा रही है। तो मतलब ये जो प्रिंट कल्चर है इसकी शुरुआत आपकी चाइना, जापान और कोरिया से होती है, लेकिन ये प्रिंट कल्चर धीरे धीरे आपका यूरोप जाता है। यूरोप कैसे जाता है? एक आदमी होता है इटली का रहने वाला, वो चाइना आता है मंगोलिया के टाइम, मंगोलियन एम्पायर जो है उस समय वो ये चाइना मंगोलिया वाले रीजन में आता है, और वो देखता है इस समय की किताबें यहाँ पर जो है वो हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्निक की मदद से छापी जा रही है। तो जब ये यहाँ से वापस चाइना से जाता है तो ये अपने साथ में चाइना की ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर जाता है और ये यूरोप में इंट्रोड्यूस करता है, और फिर यूरोप के अंदर भी जो है वो छपाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से होने लग जाती है। यूरोप में जब ये जो छपाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से होने लग जाती है तो वहां पर बहुत सारी किताबें छपती है, किताबों की रेट सस्ती हो जाती है और नए नए रीडर्स जो है वो किताबें पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे जैसे नए नए रीडर्स आते हैं वो और बुक्स की डिमांड करते हैं, और इवेंचुअली यूरोपियन जो है एक मैकेनिकल प्रिंट मशीन को डेवलप करते हैं। उनको लगता है कि जितनी डिमांड है उतनी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से छापी नहीं जा रही, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एक मशीन बनानी चाहिए जिससे छपाई और ज्यादा तेज हो जाए। तो शुरुआती प्रिंट कल्चर आपका चाइना से होता है जहां पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, लेकिन वो यूरोप में जाके वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से वो एक मशीन बनाते हैं, तो वो बाद में मैकेनिकल प्रिंट मशीन हो जाता है। तो चाइना में हैंड ब्लॉक प्रिंट की शुरुआत होती है, यूरोप के अंदर मैकेनिकल प्रिंट की शुरुआत होती है। 11वीं सेंचुरी चाइनीज पेपर केम टू यूरोप वाया सिल्क रूट। पहले पेपर जाता है चाइना से सिल्क रूट से। चाइनीज पेपर मेड प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पॉसिबल विच वर रिटन बाय स्क्रिब्स। अब चाइना से पेपर जा रहा है यूरोप में, तो यूरोप में जो हाथ से लिखने वाले लोग हैं वो यूरोप में किताबें छाप रहे हैं। लेकिन 1295 के अंदर एक आदमी है मार्को पोलो, इटालियन एक्सप्लोरर है, केम बैक टू इटली फ्रॉम चाइना अलोंग विद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक। चाइना से पेपर यूरोप में चला गया है, लेकिन यूरोप में अभी भी किताबें हाथ से लिखी जा रही है। लेकिन मार्को पोलो जब जाता है तो वो चाइना से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेके जाता है, और फिर यूरोप में भी स्टार्ट हो जाती है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, इसके ऊपर, पेपर के ऊपर। इटालियन अडॉप्टेड दिस टेक्निक एंड स्टार्टेड टू प्रिंट। सून दिस टेक्निक स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। सबसे पहले इटली में जाती है, इटली के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से किताबें छप रही है, और धीरे धीरे ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पूरे यूरोप के अंदर फैल जाती है। स्टूडेंट्स एंड मर्चेंट्स वाइडली यूज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मटेरियल एज इट वाज चीप, बट रिच पीपल प्रेफर्ड हैंड रिटन मटेरियल। अब जब यूरोप के अंदर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से किताबें छप रही है, तो जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमन मैन है, वो लोग ये किताबें खरीद रहे हैं। लेकिन जो यूरोप के रईस लोग हैं वो अभी भी हैंड रिटन बुक्स को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो चीप है, इसमें मजा नहीं आता है, हमको तो हाथ से लिखी हुई चाहिए, हमारे डिजाइन की बुक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज भी आप देखते हो कोई शॉल है आप जो ओढ़ते हो, वो हाथ से बनी हुई शॉल महंगी होती है और मशीन से बनी हुई सस्ती होती है, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो जो पैसे वाला होता है वो हमेशा प्रेफर करता है कि चीजें हाथ की बनी हुई हो, क्योंकि उनका उसमें पर्सनल टच होता है। लेकिन मशीन में कोई पर्सनल टच नहीं होता, वो सबके लिए एक जैसी बनती है। लेकिन इससे गरीबों को फायदा हुआ, जो लोग पहले हैंड रिटन बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो बुक्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन रईस लोग अभी भी जो है हैंड रिटन बुक्स को प्रेफर कर रहे हैं। और वो जो हैंड रिटन बुक्स है वो उस समय वेलम पे लिखी जाती थी। वेलम क्या है? एनिमल स्किन। एनिमल स्किन के ऊपर जो स्क्रिप्ट्स हैं वो लिखते थे और उनको कंपाइल करके बुक बना लेते थे। लेकिन अभी जो बुक्स बन रही है वो पेपर पे बन रही है और वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से चल रही है। एज बुक डिमांड इंक्रीज, बुक सेलर्स ऑफ यूरोप स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग बुक्स टू अदर कंट्रीज। जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ी तो जो किताबें छापते थे उन्होंने किताबें कंट्री से बाहर भी भेजना स्टार्ट किया। हैंड रिटन मटेरियल बाय स्क्रिप्ट्स आर आल्सो डन इन ऑर्गेनाइज्ड वे टू फुलफिल डिमांड्स ऑफ द बुक। अब यूरोप के अंदर दो तरीके से जो है वो बुक्स बनाई जा रही है, एक तो आपकी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से और एक हाथ से लिखी हुई। क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो ये दोनों को मिला के भी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, तो दोनों तरफ से जो है वो किताबें बनाई जा रही है। स्क्रिप्ट्स वर नाउ हायर्ड बाय बुक सेलर्स टू, अर्लियर देयर वर ओनली हायर्ड बाय रिच। अब ये जो स्क्रिप्ट्स हैं, ये स्क्रिप्ट्स कौन है? जो हाथ से किताबें लिखते हैं। तो पहले स्क्रिप्ट्स को कौन हायर करता था? अमीर लोग जो बुक प्रेफर करते थे। लेकिन अब बुक सेलर्स को लग रहा है कि बुक्स की बहुत डिमांड बढ़ रही है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, तो जो प्रेस के मालिक थे वो स्क्रिप्ट्स को भी हायर कर रहे हैं और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी किताबें लिख रहे हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किताबें
पहुंचा पाए। एज डिमांड ऑफ बुक फर्दर इंक्रीज, जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ी, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर नॉट एबल टू फुलफिल डिमांड। अब हाथ से लिखी हुई बुक्स सारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। कॉपिंग वाज एक्सपेंसिव, अब जो है वो हाथ से लिखे हुआ है, एक किताब लिखी हुई है उसको आप हाथ से वापस लिखोगे तो कॉपी करोगे तो ये एक्सपेंसिव है। मोर लेबर रिक्वायर, इसमें ज्यादा लोग चाहिए। मोर टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा टाइम लिख रहा है वो बुक लिखने में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, डिफिकल्ट टू हैंडल एंड कुडंट बी कैरी अलोंग। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी जो हाथ से लिखी जाती थी वो बहुत नाजुक होती थी, तो उसको रखना और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी खतरे से कम नहीं था। बिकॉज ऑफ अबव रीजंस प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज स्लो। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, जो हाथ से लिखी हुई बुक्स है, उनका प्रोडक्शन स्लो है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। देयरफॉर wood block printing became more popular and by 15th century wood block printing was widely used in Europe। तो 15th century आते आते पूरे यूरोप के अंदर अब जो मेनली किताबें छापी जा रही है वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से छापी जा रही है। जो हाथ से किताबें लिखी जा रही है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए लिखी जा रही है, बाकी पूरे यूरोप के अंदर हाथ से जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है उससे छापी जा रही है। स्टिल देयर वाज नीड फॉर वाइडर एंड चीपर प्रिंट टेक्निक, लेकिन डिमांड अभी और बढ़ रही है तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है। इसी के दौरान एक ब्रेक थ्रू इंसिडेंट होता है जिससे जो है वो पूरा प्रिंट कल्चर को चेंज कर देता है। और वो क्या है, एक आदमी एक मैकेनिकल प्रिंट मशीन जो है वो बना लेता है, जिसके कारण ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जो जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा स्लो है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उससे थोड़ी फास्ट है लेकिन वो भी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही, तो एक आदमी मैकेनिकल प्रिंट मशीन जो है वो डेवलप करता है जो और तेजी से किताबें छापने में सक्षम है, तो वो और ज्यादा डिमांड फुलफिल कर सकता है। Breakthrough in this print technique occurred at Strasbourg, Germany, when Johann Gutenberg developed first print press in 1413। गुटेनबर्ग का एक नाम है, व्यक्ति है जिसने जर्मनी के अंदर स्ट्रॉबर्ग के अंदर पहली मैकेनिकल प्रिंट मशीन की इजाद की, और धीरे धीरे इस मशीन के अंदर उसने इंप्रूवमेंट लाया और ये मशीन जो है बाद में जाके प्रिंट कल्चर के अंदर एक रिवोल्यूशन लेके आती है। किताबें सस्ती हो जाती है, पूरे यूरोप में लोग किताबें पढ़ रहे हैं, और जब लोग किताबें पढ़ रहे हैं तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हुए। आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा होगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक कारण इसका भी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो प्रिंट मटेरियल है वो बहुत ज्यादा था, लोग बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं और लोगों ने किताबें पढ़ के राजा के ऊपर सवाल करने स्टार्ट किए। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो चैप्टर की टाइमलाइन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे और कवर करेंगे। तो ये थे हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने प्रिंट कल्चर इन चाइना, जापान और कोरिया की बात की, और अर्ली प्रिंट कल्चर ऑफ यूरोप पढ़ा हमने। अब यूरोप के अंदर जो है जब जैसे मैकेनिकल प्रिंट मशीन आती है तो उसके क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या उसके इफेक्ट्स हैं, वो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जो है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो आएगा वेडनेसडे को, वेडनेसडे शाम 4 बजे, और इसके अंदर हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे जिसके अंदर हम प्रिंट कल्चर इन यूरोप को आगे पढ़ेंगे, फिर उसके इफेक्ट्स देखेंगे। जो प्रिंट रिवोल्यूशन आता है यूरोप के अंदर उसके क्या इफेक्ट्स है हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।